यहाँ इसलिए आए बाबू कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जिनकी माँ बहनें भी सर्विस दे रही थी उनसे पहले, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की औरतों ने सर्विस देने का नया तरीका ढूंढा है। अपने बाप का लड़का है, आजा बता दे कहाँ सर्विस चाहिए तुझे। हाँ, तुझे देते हैं सर्विस। उत्तराखंड की बेटी क्या किसी वीआईपी के घिनौनी करतूतों का शिकार हो गई? क्या अंकिता भंडारी को वाकई राजनीति के किसी बड़े चेहरे के इशारे पर मौत के घाट उतार दिया गया? ये सवाल अंकिता के दोषियों को सजा सुनाए जाने के 7 महीने बाद आखिर क्यों उठने लगा? उत्तराखंड में सड़कों पर उतरी ये जनता जिस अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग कर रही है, उसके साथ क्या हुआ था? 3 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद आखिर इस केस में उर्मिला सनावर नाम की महिला ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया कि जिससे पूरे केस में बीजेपी की साख दांव पर है और राजनीति के बड़े बड़े चेहरे कटघरे में। पूरी कहानी जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में आपको हम बताने वाले हैं। इकतीस दिसंबर की शाम का वक्त था जब देश दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड में इस नए साल का आगाज करने के लिए सड़कों पर उतरे लोगों के हाथों में मोमबत्तियां थी, आंखों में गुस्सा था, जुबान पर एक ही नाम था, अंकिता भंडारी। देहरादून से पौड़ी तक कैंडल लाइट मार्च निकाले गए। इनका मकसद साफ था, अंकिता भंडारी की मौत में वरिष्ठ भाजपा नेताओं की कथित भूमिका की जांच। इस आंदोलन ने सिस्टम से हार चुके अंकिता के पिता को भी हिम्मत दी और अब उन्होंने 11 जनवरी को बंद का आह्वान भी किया। पिता वीरेंद्र भंडारी कहते हैं, अंकिता सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी बल्कि पूरे भारतवर्ष की बेटी थी। उसी को न्याय दिलाने के लिए 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, इस दिन बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। द्वारा मेरी उत्तराखंड जो मेरी बेटे के लिए न्याय के लिए सड़कों पे निकल चुकी है, अगर सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा अगर इन लोगों पे अगर लाठीचार्ज हुआ तो मैं स्वयं सबसे पहले खड़ा हूँ आगे। दरअसल इस पूरे मामले की चिंगारी फिर से उठी जब भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी और टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने कुछ वीडियोस और रिकॉर्डिंग जारी किए। उर्मिला सनावर के दावों के मुताबिक अंकिता से यौन संबंधों की मांग करने वाला वीआईपी कोई और नहीं बल्कि गट्टू नाम का एक वरिष्ठ नेता था। उर्मिला सनावर ने फिर एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया जिसमें कथित तौर पर सुरेश राठौड़ ये कहते सुनाई देते हैं कि वो वीआईपी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता हैं। विनोद आर्य उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूं। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर में मैंने दिखाया था, जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को।
अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ लेती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन महामंत्री, दोनों उसके महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई 2 के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं गौतम। मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको, मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मुद्द देना। 7 केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ गए। ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। हालांकि इसके बाद सुरेश राठौर ने पलटवार किया। उन्होंने ऑडियो को एआई से जनरेटेड बताया और इसे पार्टी को बदनाम करने की साजिश करार दिया। दुष्यंत गौतम ने भी इस मामले में किसी तरह की भूमिका से इनकार किया। बता दें कि दुष्यंत गौतम बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी भी हैं। आरोप लगने के बाद दुष्यंत गौतम ने एक बयान जारी कर अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि ईमानदार, निष्ठा और चरित्र उनकी पहचान रही है। ऐसी घटनाओं में उनका नाम पहले कभी नहीं उछाला गया। वो कहते हैं कि ये सब उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय बहन भाइयों, आपको सादर नमस्कार। देवभूमि को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, बहन भाई सभी का नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। जबकि वीडियो और ऑडियो जारी कर दावे करने वाली उर्मिला सनावर अचानक गायब हो गई। कुछ दिन के बाद वो सोशल मीडिया पर वापसी करती हैं और फिर से सनसनीखेज दावे किए। अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी और लिखा, असुरों का नाश करने के लिए देवी को भी 9 महीने छुप कर रहना पड़ा था। मैं 9 दिन के बाद अपने गर्भ जून से बाहर आ रही हूँ। सबूतों के साथ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने मैं एसआईटी जांच के लिए तैयार हूँ। उर्मिला ने सीधा हमला करते हुए कहा कि जिनके पास क्लीन चिट नहीं वो राजनीति ना करें। उन्होंने शासन प्रशासन से अपील की है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। बता दें कि उत्तराखंड में सितंबर 2022 में एक होटल में 20 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य पर आरोप लगा और आखिरकार अंकिता की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। निचली अदालत ने इस मामले में पुलकित आर्य और 2 और को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। लेकिन अब भी वीआईपी गेस्ट के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को घेर रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के चलते अंकिता भंडारी ने रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन नौकरी ज्वाइन किए उसे 20 दिन पूरे नहीं हुए थे कि वो गायब हो गई। इसके बाद अंकिता के पिता ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने के लिए पौड़ी, मुनिकीरेती और ऋषिकेश में चक्कर काटे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद जब इस मामले में दबाव बढ़ा तो इसे पुलिस को सौंप दिया गया, लेकिन पुलिस ने पुलकित आर्य और उसके 2 अन्य साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया। अभियोजन के अनुसार रिजॉर्ट में नौकरी शुरू करने से लेकर घटना की तारीख तक की चैट में ये साफ था कि अंकिता परेशान थी। वो आरोपियों के व्यवहार से आहत थी। उस पर अतिरिक्त सेवाएं यानी स्पेशल सर्विस के लिए अश्लील दबाव डाला जा रहा था। इस वजह से वो नौकरी छोड़ना चाहती थी। एक चैट में अंकिता ने लिखा था, मैं गरीब हूँ लेकिन क्या मैं 10,000 रुपए के लिए खुद को बेच दूँ? हत्या के अलावा आरोपियों को सबूत मिटाने, यौन उत्पीड़न और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया था। अपने आखिरी ऑडियो संदेश में अंकिता ने रिजॉर्ट के कर्मचारी से कहा था, प्लीज मेरी बैग दुकान तक भिजवा दो। उस रात अंकिता ने फोन नहीं उठाया। दोस्त ने बार बार कॉल किया, फिर रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य को फोन किया। उसने कहा कि अंकिता अपने कमरे में चली गई है, लेकिन अगली सुबह वो कहीं नहीं मिली। पिता थानों के चक्कर काटते रहे। पहले शिकायत ही दर्ज नहीं हुई, फिर देर से एफआईआर लिखी गई। जन दबाव के बाद मामला पुलिस को सौंपा तो गया। एक दिन के अंदर पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर, कर्मचारी अंकित गुप्ता गिरफ्तार हुए। एक स्टाफ के मेंबर ने कहा कि जिस रात अंकिता लापता हुई उससे कहा गया था कि चारों के लिए डिनर तैयार रखना। मामला सामने आने के बाद रिजॉर्ट के पूर्व कर्मचारी भी बोले। एक ने कहा कि वो लोग बदसलूकी करते थे और तीनों ही दोषी हैं। एफआईआर के मुताबिक तो 18 सितंबर को अंकिता ने तीनों से बहस की। इसके बाद उसे स्कूटर पर बिठाया गया और चीला नहर में धक्का दे दिया गया। 24 सितंबर को उसका शव मिला। पूरे उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन हुए, रिजॉर्ट के हिस्से गिराए गए। सरकार ने कहा अवैध निर्माण हटाया जा रहा है, लेकिन परिवार का कहना था सबूत मिटाने की कोशिश की गई। 29 मई 2025 को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा दी। लेकिन सवाल अभी बाकी है, वीआईपी कौन था और उसकी जांच कब होगी? उत्तराखंड महिला मंच की अधिवक्ता चंद्रकला ने जांच में कई गंभीर खामियों की बात कही। वो कहती हैं घटना के तुरंत बाद रिजॉर्ट में अंकिता का कमरा बुलडोजर से ढहा दिया गया। उसके कमरे की चादर कभी नहीं मिली, उसका मोबाइल फोन नहीं मिला, मुख्य आरोपी का फोन बरामद नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि बुलडोजर चलाने का आदेश देने वाली क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट को आरोपी बनाए जाने की मांग की गई थी। यही मांग अब समाज सेवी और रेप पीड़िताओं के लिए संघर्ष करने वाली योगिता भायना ने भी उठाई है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी कहते हैं उनका परिवार शुरू से ही वीआईपी की भूमिका पर सवाल उठाता रहा है। नए आरोपों के बाद अंकिता की मां सोनी देवी बीमार पड़ गई। उन्होंने पुष्कर धामी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरे कोई माँ इस तरह से न रोए। जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो क्लिप को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि इस केस से जुड़े वायरल ऑडियो क्लिप की पहले जांच पड़ताल कर उसकी सच्चाई की पुष्टि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया और ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि होने के बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी। राज्य के 13 जिलों में लोग वीआईपी का नाम सामने लाने की अब मांग कर रहे हैं। देहरादून से लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर
प्रदर्शन हो रहे हैं। इस आंदोलन में सामाजिक संगठनों, गैर राजनीतिक समूहों और विपक्षी दलों की मौजूदगी साफ दिख रही है, जबकि सत्ता पक्ष से विपक्ष की राजनीतिक सक्रियता से जोड़कर देख रहा है। कहीं नारे, कहीं मौन, कहीं हाथों में तख्तियां और कहीं आंखों में आक्रोश। सवाल सिर्फ एक ही, क्या अब भी कुछ छूट गया है जिसकी जांच जरूरी है? सरकार का कहना है वो किसी भी जांच से पीछे नहीं हटेगी। विपक्ष और सामाजिक संगठन इसे न्याय की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन इसका अंत कब होगा और अंकिता को वाकई न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में इतना ही।